नमस्कार, न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार थम गया। 14 फरवरी को उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद अब प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो कई जगहों पर जो पोलिंग पार्टियां हैं उनकी रवानगी शुरू हो गई है। अमूमन एक दिन पहले अगर 14 का वोटिंग है तो जो मैदानी इलाके हैं वहाँ के लिए पोलिंग पार्टियां 13 तारीख को रवाना होंगी। लेकिन जो सुदूर पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर जो पोलिंग पार्टियां हैं, कुछ को एयर ड्रॉप भी हो सकता है किया जाए, कुछ लोगों को पैदल भी जाना पड़ सकता है, तो उन लोगों की जो रवानगी है वो शुरू हो गई है। 14 तारीख को उत्तराखंड अपने भविष्य के लिए मतदान करेगा। अगले 5 साल में उत्तराखंड की किस्मत, उत्तराखंड की जनता 14 तारीख सोमवार के दिन लिखने वाली है। और उसके लिए आज शाम 6 बजे तक सभी सियासी दलों ने, सभी सियासतदानों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी लोगों को ये समझाने में, उत्तराखंड की जनता को ये बताने में कि आखिरकार आप अपना वोट मुझे क्यों दें। भारतीय जनता पार्टी एक और जहां अपनी सरकार को रिपीट करने की कोशिश कर रही, क्योंकि उत्तराखंड बने 21 साल हुए हैं और 21 साल में हर चुनाव के बाद ये दिखता है कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। भाजपा कांग्रेस। तो कांग्रेस इस बार इस इंतजार में है कि इस बार एक फिर से वही मोमेंटम बरकरार रहेगा कि भाजपा के बाद कांग्रेस को सत्ता मिलती आई है 21 सालों से, तो वो इस बार फिर से रिपीट होगा। और इन दोनों दलों के बीच एक तीसरा दल आम आदमी पार्टी है जो इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी की चर्चा पहाड़ों पर हो रही है। हालांकि वो चर्चा वोटों में तब्दील हो पाती है या नहीं पाती है, ये ज़रूर भविष्य के गर्भ में है। इस वक्त मेरे साथ ब्रिजेश जुड़ रहे हैं जो इस वक्त लाल कुआं में मौजूद हैं। लाल कुआं उत्तराखंड की 70 में से सबसे जो वीवीआईपी प्रोमिनेंट सीट है 2-3 उसमें से एक है। इसके अलावा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुमित सैनी हरिद्वार से। सबसे पहले ब्रिजेश आपके पास आएंगे। चुनाव प्रचार का शोर थम गया, अब तो डोर टू डोर कैंपेन प्रत्याशी कर रहे होंगे। उत्तराखंड की ओवरऑल पॉलिटिक्स की बात करें, क्योंकि अब लंबे वक्त से उत्तराखंड की सियासत को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उत्तराखंड में कि पब्लिक में जो सोच है, जो उसमें क्या चेंजेस आया है, क्योंकि एक पीढ़ी अब जवान हो गई है। 2017 में हम जिस दौर में थे, तकनीकी तौर पर हम और ज़्यादा सशक्त हो गए हैं। जो कम्युनिकेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसका फ्लो 2017 से कंपैरेटिवली 22 में बहुत हो गया है। आज की तारीख में कोई ऐसा शख्स नहीं जो पूरी तरीके से अननोन हो। ऐसे बदलते सिनेरियो में क्या स्थिति आप देखते हैं? देखिए धर्मराज, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लिए कहा जाता था कि यहां का पानी और यहां का जवानी दोनों उत्तराखंड के काम नहीं आती हैं, दोनों एक तरह से बेकार हो जाती हैं। कोशिश इस बात को की गई कि यहां के युवाओं को यहां रोका जाए, और वो तब तक नहीं रुक सकते जब तक यहां के युवाओं को यहां रोजगार नहीं मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, अच्छे सड़कें, पर्यटन, वो तमाम जो संभावनाएं हैं वो जीवंत नहीं होंगी। इस तरफ ऐसा भी नहीं है कि इस पीछे 5-10 सालों के अंदर इस पर काम नहीं हुए, बहुत कुछ बदला है। आप खुद सोचिए, आप जब कभी उत्तराखंड में दाखिल होते थे तो उत्तराखंड में आपको केवल दिल्ली से देहरादून आने में आपको 7 से 8 घंटे का समय लगता था, लेकिन आज आप जो है 3 से 4 घंटे में आप जो है देहरादून से जो है दिल्ली से देहरादून आप आ जा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर तस्वीरें बदली हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ बदल गया। आज भी पहाड़ में बड़ी चुनौतियां हैं, पहाड़ का जीवन बेहद ही दुष्कर है, और सबसे बड़ी बात है पहाड़ में आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। तो वो एक बड़ा मुद्दा है, और उस मुद्दे की तरफ अब लोग बात करने लगे हैं। अभी हम आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे थे। दरअसल आम आदमी पार्टी जब उत्तराखंड में आई, और अगर हम इतने कम समय में अगर हम ये कह रहे हैं कि वो एक थर्ड पोल बन करके सामने आई है, तो उसके पीछे की वजह यह है कि उसने उस पहाड़ के दर्द को उकेरा है, वो संभावनाएं जगाई हैं। ये कहा है कि देखिए, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है, रोजगार है, ये इन चीजों को वो जो है गांव तक पहुंचाएगी, पहाड़ तक पहुंचाएगी। तो वो उम्मीदें जगाई। तो कुल मिलाकर के अगर सियासत एक वक्त था
कि यहां पर कास्टिज्म फैक्टर था, कुमायूं और गढ़वाल की सियासत बहुत मायने रखती थी। लेकिन इस बार अब जब मैं कुमायूं में मौजूद हूं, कुमायूं में आप जाके बात करेंगे तो आपको लगेगा, आप लोग बात करेंगे कहेंगे कि हमें गढ़वाल और कुमायूं की कनेक्टिविटी चाहिए, स्मूथ कनेक्टिविटी चाहिए, पहाड़ के अंदर रोजगार चाहिए। तो अब लोग मुद्दों की बात करने लगे हैं। ये बदलाव और ये दबाव भी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आते हैं और वो कहते हैं कि हमने 1 लाख करोड़ की योजनाओं से उत्तराखंड को नवाजा है, उत्तराखंड को रीस्टैब्लिश करने की तरफ जा रहे हैं। तो अब डेवलपमेंट को लेकर के बहस होने लगी है। ये उत्तराखंड का सक्सेस है अपने आप में। तो इस बार के चुनाव में ये मुद्दे हावी होंगे, ये मुद्दे, इस मुद्दों पर वोट पड़ेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ बड़े चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। कई बड़े बड़े जो माननीय है वो धराशायी भी हो सकते हैं। तो अब जवाबदेही तय करने लगी है जनता। जनता भी स्मार्ट, क्योंकि युवा जागृत हो रहा है। अब युवा एजुकेटेड भी है, वो अपने हक के लिए लड़ना भी जानता है। तो इस बार एक बड़ा फर्क करने जा रहा है उत्तराखंड का युवा इस बार के मतदान के समय। मैं आपके पास आता हूं ब्रजेश, लेकिन एक क्विक रिएक्शन में हरिद्वार में से सुमित सैनी जुड़े हुए, उनसे एक रिएक्शन लेता हूं। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं उस पर भी आपसे ज़रूर समझना चाहूँगा। सुमित, हरिद्वार धर्म की नगरी है, जो आता है गंगा में डुबकी लगाता है, हर की पैड़ी में आरती करना नहीं भूलता। हरिद्वार में किसकी आरती स्वीकार हो रही है? बिल्कुल धर्मराज, क्योंकि हरिद्वार एक धर्म नगरी है और यहाँ पर माँ गंगा है। तो यहाँ पर हरिद्वार में कोई भी आता है, कोई सियासतदार आता है, कोई मंत्री आता है, वो सबसे पहले आकर यहाँ पर माँ गंगा में पूजा अर्चना करता है और उसके बाद आरती करता है। तो उससे ही आशीर्वाद लेके तभी अपने कार्यों की शुरुआत करता है। कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ने जब चुनाव के लिए नॉमिनेशन किया, तो वो भी यहाँ पर हरिद्वार में पहुंचे और गंगा आरती की और गंगा पूजा अर्चना की गई। लेकिन तो हरिद्वार की विधानसभा की सीट की बात करें तो हरिद्वार विधानसभा सीट एक सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि हरिद्वार विधानसभा में 4 बार के विधायक और उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस भी एकजुट होकर यहां से सतपाल ब्रह्मचारी यहां के प्रत्याशी हैं और पूरी कांग्रेस एकजुट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस सीट को बड़ा हॉट सीट भी माना जा रहा है और इसी को लेकर बड़ी कांटे की टक्कर है, क्योंकि यहाँ पर आज भी गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने भी मदन कौशिक के लिए यहाँ पर प्रचार प्रसार किया और माँ गंगा में पूजा अर्चना की और आरती में भी भाग लिया। ठीक है, ब्रजेश मेरे साथ लगातार बने हुए। सुमित, मैं आपके पास भी आऊँगा, क्योंकि इस बार तस्वीरें बड़ी सामने आई। कोई गंगा आरती कर रहा है, कोई गंगा में डुबकी लगा रहा है। किसकी आरती स्वीकार होती है या किन की नहीं होती है। अब ब्रजेश, यहाँ पर एक फैक्टर है जो थोड़ी आज हमने दिन भर में जो चर्चा की है, जो बात की है, आम आदमी का फैक्टर है, जिसमें आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ज़रूर चर्चा के केंद्र में आ गई है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड छोटी विधानसभा है और जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनको अगर आप देखिए, उत्तराखंड में हालांकि 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन छोटे स्टेट्स में जब 2 पार्टी से ज़्यादा पार्टीज आती हैं तो फिर एक डर बन जाता है कि वहाँ पर जो 2-3 विधायक होते हैं वो फिर किंग मेकर की भूमिका प्ले करने लगते हैं और फिर वो अस्त व्यस्तता होती है। कई राज्य में तो ऐसी स्थिति बनी कि 12 मंत्री हैं तो उसमें 8 निर्दलीय हो गए, एक निर्दलीय ही मुख्यमंत्री बन गया। क्या उत्तराखंड, क्योंकि 2 दल के बाद तीसरा दल अगर थोड़ी बहुत ताकत में आता है तो वो क्या वो स्थिति बन सकती है, फिर उत्तराखंड उसको अफोर्ड कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की अगर सियासत को आप इस 21 साल के उत्तराखंड को समझें तो उत्तराखंड ने यहां पर केवल राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ करके लगभग सभी क्षेत्रीय पार्टियों को दरकिनार किया है यहां पर। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने यहां पर एंट्री किया है, आम आदमी पार्टी दरअसल भले ही वो राष्ट्रीय पार्टी ना हो, भले ही उसकी दिल्ली के अतिरिक्त कहीं सरकार ना हो, लेकिन जिस हैवीवेट तरीके से आम आदमी पार्टी ने यहां पर एंट्री की है, उसने एक उम्मीदें जरूर जगाई हैं। तो ऐसे में एक परसेप्शन में लोगों के बदलाव जरूर आया है कि क्या कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस, इसके सिवा कोई विकल्प भी है यहां पर। तो एक तरह से विकल्प देने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी अभी भी, अगर आप काडर बेस की बात करें तो अभी भी काडर को इतना मतलब मजबूत नहीं कर पाई जो पहाड़ तक उसका काडर मजबूती के साथ पहुंच पाया हो। लेकिन हां, दस्तक हर जगह दिया है उन तमाम पर्वतीय इलाकों में जहां पर लोग नहीं पहुंचते, वहां पर गंगोत्री से खुद
कर्नल कोठियाल चुनाव लड़ रहे हैं। आप इसके मायने समझ सकते हैं कि जिस तरीके से कर्नल कोठियाल ने उस पर्वतीय इलाके में काम किया, तो उस काम के बदले आज वो जनता से अपना समर्थन मांग रहे हैं। इसी तरह से एक एक कैंडिडेट को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने चुना, तो वो पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हैं, उम्मीदें जगा रहे हैं। अब वो उम्मीदें आपकी वोट पर कितनी कन्वर्ट हो पाएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात समझिए, कांग्रेस और बीजेपी के लिए राह जरूर मुश्किल होती जा रही है, और हो गई है। होती क्या जा रही है, हो चुकी है। अब आम आदमी पार्टी मजबूती से कह सकती है कि भैया ना बीजेपी ने किया ना कांग्रेस ने किया, आप हमें चुन लो। तो एक लोगों के पास ऑप्शन है, और ऑप्शन एक मजबूत ऑप्शन के तौर पर सामने आया। लेकिन अब चूंकि रवायत ऐसी रही है, उत्तराखंड की सियासत की तासीर ऐसी रही है कि यहां राष्ट्रीय पार्टियों को ही तवज्जो मिलती रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो डबल इंजन की बात बार बार की जाती है, तो देखिए डबल इंजन का दंश भी झेला है इस उत्तराखंड ने, और डबल इंजन के माइलेज भी है उत्तराखंड को जो है। तो उत्तराखंड के लोगों को भी यह लगता है कि अगर केंद्र में किसी की सरकार है, तो कम से कम उत्तराखंड को सर्वाइव करने के लिए एक पोटेंशियल वहां से मिलता रहेगा। तो ये एक लालच भी है उत्तराखंड के लोगों का। इसीलिए शायद मुझे लगता है राष्ट्रीय पार्टियों से अलग वो कुछ सोच नहीं पाते। लेकिन इस बार बहुत हद तक तस्वीर बदल भी सकती है, और कुछ चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आ सकते हैं। चलिए ठीक है। उवेश भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, हमारे संवाददाता हल्द्वानी से, और ब्रिजेश मेरे साथ लगातार बने हुए, सुमित भी मेरे साथ जुड़े हुए हरिद्वार से। उवेश, हल्द्वानी और उसके के अंतर्गत जितने भी विधानसभा सीटें आती हैं, उन सीटों की बात करें तो वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, या फिर जैसा ब्रिजेश बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस बार चौंका सकती है कुछ जगहों पर। क्या फैक्टर है तीसरे दल का, वहां पर क्या स्कोप है, और जो बिग फाइट कहां है हल्द्वानी में? मैं बता देना चाहूंगा, हल्द्वानी में शुरू से ही सीधी टक्कर जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की रही है। शुरू से एक लंबे समय से यहाँ की विधायिका कांग्रेस की डॉक्टर इंदिरा हृदय रही, उसके निधन के बाद इनके पुत्र को हल्द्वानी से टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं सुमित भी काफी जो है मजबूत हल्द्वानी में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अगर वहीं हम दूसरी तरफ की बात करें, तो दूसरी साइड भारतीय जनता पार्टी से जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला है। जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला हल्द्वानी के वर्तमान मेयर भी हैं, और 2 बार से जो है भारतीय जनता पार्टी विधायक जो अपना प्रत्याशी उनको घोषित करती आई है। तो सीधी जो टक्कर है, तो वो जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है। और अगर हम बात करें, हल्द्वानी में एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है मुस्लिम वोट बैंक में 2 कैंडिडेट हैं, जिसमें एक एएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी ने सुमित हृदय को, माफी चाहूंगा, एएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी ने मतीन सिद्दीकी को खड़ा किया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने शुएब अहमद को खड़ा किया है। तो एक जो मुस्लिम वोट हल्द्वानी का है, उसको एक काफी बड़ा वोट बैंक माना जाता है। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी जो है उस क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करती है कि मुस्लिम वोट जो है हमें पड़ेगा, तो हम कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज हासिल यहाँ पर हल्द्वानी से कर पाएंगे। चलिए ठीक है। और इस वक्त मेरे साथ सुदीप जैन भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुदीप, देहरादून में आप हैं। देहरादून क्योंकि कैपिटल है, तो देहरादून के अंतर्गत आने वाले जितने भी विधानसभा सीटें हैं, उन पर लोगों की विशेष नज़र तो होगी कि विधानसभा कैपिटल है, कैपिटल के साथ साथ तमाम बड़े दफ्तर राजधानी में होते हैं। तो क्या सियासी समीकरण आपको समझ में आ रहा है देहरादून का? सुदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है मेरी आवाज सुदीप तक नहीं जा रही है। तो 70 विधानसभा सीटों पर 14 तारीख को वोट पड़ेंगे। ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उवेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, खटीमा में न्यूज वन इंडिया ने मुख्यमंत्री धामी से बातचीत की। धामी जी, आज प्रचार संपन्न हो गया, क्या कहेंगे, कितना अच्छा रिस्पांस है? नहीं, सभी जगह में पूरे प्रदेश में गया, सबका आशीर्वाद मिल रहा है और हम आश्वस्त हैं पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री जी, आज आपने बहुत बड़ा फैसला जो सिविल कोड को लेकर लिया है, इस पर क्या कहेंगे? और जो देश के दूसरे दल हैं उस पर अपनी अपनी तरह से टिप्पणी भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये उत्तराखंड के लिहाज से, उत्तराखंड के हित में ये बहुत जरूरी था, इसलिए हमने फैसला लिया है और उत्तराखंड में हमारी सरकार आती है, हम इसे लागू करेंगे। मुख्यमंत्री जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे सिर्फ इतना है
कि भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, आंकड़ा क्या कह रहा है आपके हिसाब से? अब की बार 60 पार। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे जिनका कहना है कि अब की बार 60 पार का जो नारा है वो हम पूरा करने जा रहे हैं और सिविल कोड से कहीं ना कहीं व्यवस्था सुधरेगी। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में उनकी सरकार दोबारा से बनती है तो शपथ ग्रहण के तत्काल बाद नई भाजपा सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाएगी। ये समिति सभी लोगों के लिए विवाह, तलाक, भू संपत्ति और विरासत के संबंध में समान कानून प्रदान करेगी, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो। जो विषय मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं, ये मेरी पार्टी का संकल्प है और हमारी नई भाजपा सरकार के गठन होते ही इस दिशा में हम इसे पूर्ण करने के लिए कदम उठाएंगे। देवभूमि की संस्कृति और विरासत को अक्षुण्ण रखने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा कर्तव्य भी है। इसे पूर्ण करने हेतु हम कृत संकल्पित हैं। उत्तराखंड राज्य भारत का ऐसा जीवंत राज्य है जिसकी संस्कृति, विरासत सदियों से भारतीय सभ्यता के मूल में समाहित रही है। भारतीय जनमानस के लिए उत्तराखंड एक देवभूमि है जो कि हमारे वेद पुराणों, ऋषियों, मनीषियों के ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रही है। भारत के कोने कोने से लोग बड़ी आस्था और भक्ति के साथ उत्तराखंड आते हैं। इसलिए उत्तराखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा अहम है। 130 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु माँ गंगा का उद्गम स्थल भी उत्तराखंड ही है। भारत का मुकुट हिमालय और उसकी कोख में पनपती प्रकृति उत्तराखंड की धरोहर है। इसलिए उत्तराखंड में पर्यावरण की रक्षा भी अहम है। उत्तराखंड देश के लिए सामरिक दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा होने के कारण भारत के लिए इस राज्य का भौगोलिक और राजनीतिक महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए राष्ट्र रक्षा के लिए भी उत्तराखंड की भूमिका अहम है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।